एल्कोहल के लेक्चर नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन एवं हैलोफॉर्म रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट एंड हीट, alcohol can undergo an elimination reaction by losing an OH from one carbon and an hydrogen from an adjacent carbon. एल्कोहल्स को एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एक कार्बन एटम, एल्कोहल्स में जिस कार्बन एटम से OH जुड़ा हुआ है वह OH तथा उस पास वाले कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकलते हैं और हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। तो एल्कीन क्या बनती है इसमें, प्रोडक्ट के रूप में। अब चूंकि डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। बिकॉज इन दिस रिएक्शन ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड, सो this reaction is called dehydration reaction. Sulfuric acid एवं aluminium oxide are the most commonly used acid catalyst. जो acid catalyst हम reaction में काम लेते हैं उनमें जो सामान्यतः सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज में लिया जाता है। The mechanism for acid catalyzed dehydration depends ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कोहल। जो एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल्स का, वह एल्कोहल की जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। प्राइमरी एल्कोहल्स E2 रिएक्शन के द्वारा डिहाइड्रेट होते हैं और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल E1 रिएक्शन के द्वारा डिहाइड्रेट होते हैं। ये अपना प्राइमरी एल्कोहल है RCH2CH2H। जब इसका एसिड कैटलिस्ट H2SO4 और Al2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। दूसरा एग्जांपल देखो, 1-ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल को जब एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन प्राप्त होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो एल्कीन बनेगी अपनी वह मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी मोर स्टेबल एल्कीन बननी चाहिए। अगर एलिमिनेशन के दौरान एक से ज़्यादा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होती है। अब इस रिएक्शन में आप देखो, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 1-ब्यूटीन बनेगी। क्लियर। अब क्या होता है कि जो रिएक्शन में एसिड प्रेजेंट है तो एसिड से एक H+ आयन पर इस एल्कीन का एडिशन होता है। जब इस एल्कीन पर एडिशन होगा तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और एक एल्कीन प्राप्त होती है, कौन सी, 2-ब्यूटीन। अब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, 2-ब्यूटीन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ अपना, 2-ब्यूटीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट समझते हो ना, कैटलिस्ट कैटलिस्ट वह स्पीसीज होती है जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देती है लेकिन रिएक्शन के दौरान इनका कोई भी कंज्यूम नहीं होता है। तीसरा एग्जांपल देखो आप, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल का भी जब एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन किया जाता है तो OH और H रिमूव होकर क्या बना लेते हैं, साइक्लोहेक्सिन, एल्कीन का निर्माण हो रहा है। ये अपना 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल्स में भी जब H2SO4 की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होती है। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कब बनती है, जब हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है जिस कार्बन पर सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अब देखो यहाँ से जब मैकेनिज्म आगे देखेंगे तो ये कार्बोकेटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन ये भी है, ये भी और ये भी है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ पर है, इस वाले कार्बन के पास। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा,
इस वाले से जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम हैं। यहाँ से निकलने के बाद में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अपन को प्राप्त होती है, जो कि मेजर प्रोडक्ट होती है। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकले या यहाँ से निकले तो उनको 1 डिग्री एल्कीन 1 डिग्री क्या हो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्राप्त होती है, जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार साइक्लिक फॉर्म में भी ये 3 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ से अपन को मेजर प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त हो है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ से जब निकलेगा तो इसमें कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन में 2 कार्बन एटम है। तो कहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम है तो कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम हो। तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और अपन को मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्राप्त होती है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। माइनर प्रोडक्ट भी बनता है। अब बात करते हैं ईवन मैकेनिज्म की। जैसे हमने देखा ही कि ईवन डीहाइड्रेशन किस में होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में। ये अपना 2 डिग्री एल्कोहल्स में डीहाइड्रेशन को बता रखा है मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले यह एसिड इस एल्कोहल को, जो एल्कोहल में जो मोर बेसिक एटम है ऑक्सीजन एटम अपने लोन पेयर्स हैं इसके पास, तो यह एसिड H+ इसको देकर प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, प्रोटोनेट इस OH ग्रुप को प्रोटोनेशन हो गया तो ये OH ग्रुप जो कि OH- जो कि एक पूरा लिविंग ग्रुप होता है, अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। और H2O OH- के तुलना में गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे क्या होगा, OH2 बाहर रिएक्शन से बाहर हो जाएगा और अपन को क्या प्राप्त होगा, कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन बनने की जो स्टेप है, यह स्टेप स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब क्या होगा कि रिएक्शन में जो बेस प्रेजेंट है, अब चूँकि रिएक्शन में ये अल्कोहल भी है, वाटर भी है, HSO4- भी है, लेकिन जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये एक बेस की तरह भी कार्य करता है। तो यह इस कार्बोकेटाइन के बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके एल्कीन का निर्माण कर देता है और एसिड अपनी जो पहले वाली फॉर्म थी एसिड कैटलिस्ट, वह वापस रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या हुई, सबसे पहली स्टेप हुई कि एसिड इस एल्कोहल को क्या करता है, प्रोटोनेट करने के बाद में जो OH- ग्रुप है गुड लिविंग ग्रुप H2O में कन्वर्ट होता है। फिर H2O से बाहर H2O बाहर निकलता है, कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। अब चूंकि ये स्लो स्टेप है तो यहाँ ध्यान रखना, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग के स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है और उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट की संभावना है, तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे अगर उसमें पॉसिबिलिटी है। जैसे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और उसमें रीअरेंजमेंट के द्वारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है, तो हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएंगे। क्लियर, उसके बाद में हम एलिमिनेट करेंगे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को। अब चूंकि अभी हमने देखा कि स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है वह जल्दी से रिएक्शन करेगा, जल्दी से बनेगा और अपन को एल्कीन भी पहले प्राप्त होगी, जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव ऑर्डर अपन देखें डिहाइड्रेशन का, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल्स में। तो यहाँ पर इवन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहाँ पर क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस चार्ज आएगा तो उसको 3 एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज करें। एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, +I इफेक्ट। ये हम जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उसके साथ जुड़ जाएं तो वह पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देकर उसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर देते हैं, उस कार्बोनेट उस एटम का कम कर देते हैं, उसे न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, जिससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 3 एल्काइल ग्रुप का +I लग रहा है। सेकेंडरी एल्कोहल में ओनली 2 एल्काइल ग्रुप है और प्राइमरी में ओनली 1 ही एल्काइल ग्रुप है। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक,
और आसानी से होगी। फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में तो अपन इवन मैकेनिज्म से वो रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि जो काबू के टाइम बनता है वह बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसलिए इवन मैकेनिज्म में हम केवल 2 डिग्री 3 डिग्री का ही पढ़ते हैं। 1 डिग्री के लिए E2 मैकेनिज्म काम में लेंगे। या एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या प्राप्त हो रही है अपन को? एल्कीन बन रही है। क्लियर। अब एल्कीन और वाटर का एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब एडिशन करवाते हैं तो वापस एल्कोहल बनता है। क्लियर। तो इसलिए जब रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे ही एल्कीन प्राप्त होती है उसको डिस्टिलेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो वह एल्कीन वाटर के साथ एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में वापस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर देगी। इसलिए इसको बचने के लिए एल्कीन को डिस्टिलेशन के द्वारा रिएक्शन से बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि एल्कीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह एल्कोहल की तुलना में कम होता है, तो वह आसानी से जल्दी से निकल जाएगी, आसानी से एल्कोहल से पहले डिस्टिल आउट हो जाएगी। और एक चीज़ हो कि जब एलिमिनेशन करवाते हैं अपन, डिहाइड्रेशन करवाते हैं और एक से अधिक अगर प्रोडक्ट बनने की उसमें संभावना होती है एल्कीन में, तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाने की कोशिश क्या बनाएगा ही। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो कि मोर स्टेबल एल्कीन होती है वही मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। अब बात करते हैं E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म जैसे अभी अपन ने देखा कि प्राइमरी एल्कोहल्स E2 मैकेनिज्म के द्वारा डिहाइड्रेट होते हैं। यहाँ भी एसिड इस प्राइमरी एल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा और OH- ग्रुप जो कि एक गुड बैड लिविंग ग्रुप है वह H2O जो कि गुड लिविंग ग्रुप है में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी बेस है रिएक्शन मिक्सचर में H2O ROH जैसे H2O हो गया, एल्कोहल हो गया, HSO4- हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करेंगे और एल्कीन का निर्माण करेंगे। तो एल्कीन आप रिएक्शन देख सकते हो E2 में, यह बेस इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। एट दैट सेम टाइम ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट और H2O बाहर। तो E2 द्वारा एल्कीन का निर्माण हुआ, H2O और ये Hb+। अब हमें पता है कि जो प्राइमरी एल्कोहल है उसमें SN2 रिएक्शन भी होती है। तो यहाँ पर एल्कोहल अगर SN2 रिएक्शन करे तो हमें ईथर प्राप्त होता है एज साइड प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर। अब बात करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? द फॉर्मेशन ऑफ CH(X3) हैलोफॉर्म, अगर X ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, प्रोड्यूस बाय द क्लीवेज ऑफ ए मेथिल कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद द Br2Cl2 और I2 इन एक्वस बेस इज कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। मेथिल कीटोन की रिएक्शन Br2Cl2 और I2 के साथ एक्वस बेस की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो हैलोफॉर्म प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम एल्कोहल्स में बात करें तो एल्कोहल्स जिनके पास CH3CHOH ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वह हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इस हैलोफॉर्म रिएक्शन को अपन जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए इसमें अभी मैकेनिज्म मैं बता नहीं रहा। ये रिएक्शन देखो कैसे होती है, दोनों में देखो आप एथेनॉल में ये ग्रुप प्रेजेंट है, 2-प्रोपेनॉल में ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप मस्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। हैलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे पहले अल्कोहल ऑक्सीडेशन के द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में। यहाँ पर फिर एल्डिहाइड और कीटोन हेलोजिनेशन के द्वारा यहाँ पर ये जो मेथिल ग्रुप है, एल्डिहाइड जो कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो मेथिल ग्रुप है, ये वाला देखो CH3 टाइप नहीं हो रहा,
मेथिल ग्रुप ये CH3 है, CH3 के तीनों हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के 3 एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो बेसिक बेस है, बेस के द्वारा इसका वो रिएक्शन होकर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसको मैकेनिज्म को अपन एल्डिहाइड और कीटोन में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसमें अभी अपन को ज़रूरत है नहीं। क्लियर? तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो इसका जो कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर सबसे पहले बेस अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होकर और कार्बोनाइन प्राप्त होता है। वह कार्बोनाइन फिर हेलोजन पर X2O को X2 पर अटैक करके X माइनस को बाहर निकालेगा, उससे क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन। और जब फर्स्ट हेलोजिनेशन होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर फर्स्ट हेलोजिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद में जो यहाँ पर जब फर्स्ट हेलोजिनेशन हो जाएगा तो ये जो मोर एसिडिक हो जाएगा और ये जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन जुड़ेगा इससे वो मोर एसिडिक हो जाएगा और उसके फिर 2 मॉलिक्यूल Cl2 या Br2 जो भी X2 है उसके द्वारा हेलोजिनेशन होगा और हमें ये तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ जगह क्या जुड़ जाएंगे? 3 क्लोरीन एटम। अब यहाँ NaOH में जो हाइड्रोक्साइड है NaOH माइनस आयन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये OH माइनस आयन यहाँ पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये वापस इधर और ये CCl3 माइनस बाहर। क्लियर? CCl3 माइनस बाहर हो गया जो कि क्योंकि कार्बन आयन जो है वो 3 क्लोरीन एटम के कारण मोर स्टेबल होता है। अब वहाँ पर एसिड बेस के कारण यहाँ पर जो OH जुड़ा है यहाँ से हाइड्रोजन एटम इस CCl3 माइनस से जुड़ जाएगा तो CHCl3 और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? ये CH3COO माइनस, जिसके साथ सोडियम जुड़ा होता है तो CH3COO Na। इसको मैकेनिज्म को आगे अपन अगले वीडियोस में जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। यह रेफरेंसेज है। धन्यवाद।